मैं ना तो पाकिस्तानी हूँ और ना ही हिंदुस्तानी। मैं एक इंसान हूँ और कहीं भी रहूँ जीने का हक रखती हूँ। जेल की चारदीवारी से पहली बार बाहर की दुनिया देखने निकली वह मासूम अपनी बात कहते हुए भावुक हो गई। यह लड़की थी हिना। दोस्तों, कौन थी ये मासूम और कहाँ से आई थी और क्यों थे उसके इतने दर्द भरे लफ्ज़, ये हम जानेंगे आज की पूरी कहानी में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार के नए मेंबर हैं और या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए अब आज आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ी आखिर इस छोटी सी मासूम बच्ची की कहानी क्या है। हिना के जीवन में 2 नवंबर का दिन उसके लिए किसी दूसरे जन्म से कम नहीं था। 11 साल पहले 8 नवंबर 2006 को हिना का जन्म पंजाब के अमृतसर की सेंट्रल जेल में हुआ था। जेल में जन्म लेने की वजह से जेल के सभी कैदी उसे कान्हा और राधा नामों से बुलाते थे। हिना की अम्मी फातिमा का कहना था कि हिना तो जेल की बेटी है, मुझे तो यह गम है कि मेरे अनचाहे गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर खुशी इस बात की है कि हिना को सभी कैदी बहुत प्यार भी करते हैं। हिना का जन्मदिन मुझे भी याद नहीं, लेकिन हिना का जन्म जेल में हुआ है और इसीलिए सभी कैदियों सहित पूरा जेल स्टाफ जन्माष्टमी के दिन उसका जन्मदिन मनाते हैं। भले ही मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तान से हूँ, लेकिन जिस तरह से हिना को कोई कान्हा तो कोई राधा कहकर प्यार करता है, दुलारता है, यह देखकर मेरी आंखें बरस पड़ती हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला निवासी सैफुद्दीन की पत्नी फातिमा, उसकी बहन मुमताज़ और नानी रशीदा बेगम 8 मई 2006 को समझौता एक्सप्रेस से दोपहर 2:20 पर भारत पाक बॉर्डर के अटारी रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। 5:30 बजे फातिमा, मुमताज़ और रशीदा बेगम के पासपोर्ट की चेकिंग की गई। सारे दस्तावेज दुरुस्त पाए गए थे। शाम 6 बजे काउंटर नंबर 14 पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उनके सामान की चेकिंग की तो करीब 6,000 रुपये की जाली करेंसी बरामद हुई। अटारी रेलवे स्टेशन पर कस्टम विभाग ने फातिमा की पुनः अच्छी तरीके से तलाशी ली और इस बार उसके पर्स और सामान से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसके बारे में फातिमा ने अधिकारियों को बताया कि यह हेरोइन उसकी नहीं है। दोनों महिलाओं का कहना था कि उन्हें किसी ने यह सामान भारत पहुंचाने के लिए ही दिया था। उन्हें पता नहीं था कि सामान में हेरोइन छिपा रखी है। कस्टम विभाग ने फातिमा, उसकी बहन मुमताज़ और मां रशीदा बेगम को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फातिमा, उसकी बहन और मां को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद सीमा शुल्क विभाग ने तीनों महिलाओं को शाम 7:30 बजे GRP को सौंप दिया। GRP ने जाली करेंसी के मामले में तीनों महिलाओं को नामजद करते हुए गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें अदालत में पेश करके अमृतसर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कुछ महीने बाद कस्टम विभाग और GRP ने इस मामले में अपनी कार्रवाई पूरी करके अदालत में चालान पेश कर दिया था। तत्कालीन न्यायाधीश AP बत्रा ने तीनों को 8 दिसंबर 2009 को 10-10 साल की कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। जिस समय फातिमा को गिरफ्तार किया गया था उस समय वह गर्भवती थी। इतने सालों तक जेल में रही रशीदा बेगम की मौत हो गई और फातिमा ने बच्ची हिना को जन्म दिया था। फरवरी 2017 में सज़ा की अवधि पूरी हो गई थी और अदालत ने जुर्माने की रकम जमा करवाने के बाद रिहाई के आदेश जारी किए थे। मई 2017 में एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा व नवतेज सिंह ने 4 लाख रुपए जुर्माने के जमा करवा दिए। NDP एक्ट में सज़ा होने के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर फातिमा और मुमताज़ का अपने परिवार से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। परिवार उनकी पैरवी के लिए ना तो भारत आया
और न ही जुर्माने की राशि चुकाई गई। भारत आते समय पकड़े जाने के बाद फातिमा ने पाकिस्तान में रहने वाले उसके परिजनों और रिश्तेदारों ने करीबी के चलते एक तरह से उससे नाता ही तोड़ लिया। ऐसी स्थिति में वकील नवजोत कौर चब्बा ने उनकी रिहाई का बीड़ा उठाया था। बटाला के सबदा भला ह्यूमैनिटी क्लब के संचालक नवजोत सिंह के जरिए उन्होंने जुर्माने की राशि बैंक में जमा करवाई। जुर्माने की राशि 2017 के अप्रैल महीने में जमा करवा दी गई थी, लेकिन काफ़ी भागदौड़ के बाद एडवोकेट चब्बा ने गृह मंत्रालय से उनकी रिहाई के आदेश जारी करवाए थे। इस बीच पाक एम्बेसी की काउंसलर फौजिया मंजूर ने खतों हिदायत कर हिना, उसकी मां फातिमा और मौसी मुमताज़ के पाकिस्तान पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया था। हिंदुस्तान में जन्मी हिना को पाकिस्तानी नागरिकता मिल जाएगी। बिना कोई अपराध किए हिना को कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। इन लोगों की रिहाई में बड़ी भूमिका निभाने वाली वकील चब्बा को खुशी है कि निरपराध हिना अब खुली हवा में सांस ले सकेगी। एडवोकेट नवजोत कौर ने इस विषय में विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। जुलाई 2017 में हिना के बारे में पाक स्थित भारतीय दूतावास अधिकारी ने पाक सरकार से संपर्क साधा और अगस्त 2017 में पाकिस्तान ने हिना को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने की बात स्वीकार भी कर ली। वकील नवजोत चब्बा ने बताया कि कानून के मुताबिक 17 साल के बच्चे को बाल सुधार गृह में रखा जाता है। इसी बीच एक दिन वह जेल में लेक्चर के लिए गई थी और वहां उनकी मुलाकात उक्त परिवार से हुई। जब उन्हें पता चला कि हिना अपनी मां के बिना नहीं रह सकती और उसे कानून के मुताबिक बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है, तो उन्होंने इस बारे में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दी। हाई कोर्ट के आदेश पर हिना को उसकी मां और मौसी के पास ही रहने की इजाज़त मिल गई। जिस वक्त फातिमा भारत आई थी वह गर्भवती थी। उसने सजा के दौरान जेल में ही अपनी बेटी को जन्म दिया था और जिसका नाम हिना रखा गया था। 3 साल की उम्र में सरकार और जेल प्रशासन की तरफ से उसे जेल के बाहर स्कूल में पढ़ाई के लिए दाखिला करवाया गया। हिना सिर्फ स्कूल जाने के लिए ही जेल से बाहर आती थी और बाकी समय वह जेल में ही अपनी मां के पास रहती थी। जेल की सलाखों में फातिमा की कोख से जन्मी हिना को कई कैदी कान्हा तो कई राधा कहकर बुलाते थे। हिना भी कान्हा के नाम से खुश थी, लेकिन उसे इस शब्द के मायने पता नहीं थे। जेल की कोठरी में जन्म लेने के बाद कृष्ण को वासुदेव ने उफनती यमुना पार करवाई थी, लेकिन इस कान्हा का वासुदेव तो पाकिस्तान में था और वहाँ जाने की राह में यमुना नहीं बल्कि बड़ी बाधा बॉर्डर था, क्योंकि भारत में जन्म लेने के कारण कानूनन हिना भारतीय नागरिक थी। कानूनन बिना पासपोर्ट वीज़ा के भारतीय नागरिक को पाक सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी और इसीलिए इन कानूनी अड़चनों को देखते हुए हिना का अटारी बॉर्डर को पार करना भी मुमकिन होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में एक फरिश्ता या यूँ कहें तारणहार बनकर आई थी एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा ने भारतीय एक जीती जागती मिसाल पेश की थी। एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा और समाज सेवी संस्था के माध्यम से हिना की रिहाई को लेकर पिछले 6 महीने से भारत पाक के बीच वार्तालाप चल रहा था। मामला तब अटक गया जब हिना के परिजनों ने पाक से पैगाम भिजवाया कि हिना व अन्य की रिहाई के लिए उनके पास 4 लाख की रकम नहीं है। यह पैगाम मिलने के बाद ही हिना को पाक पहुंचाने का बीड़ा उठाने वालों ने जुर्माने की रकम भरकर हिना की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। हिना के अब्बू असगर अली छोटा मोटा काम करते हैं और गरीबी के कारण वह हिना व बाकी घर वालों को जेल से रिहा करवाने के लिए 4 लाख की रकम नहीं जमा करवा पा सके, तो अमृतसर की गैर सरकारी संस्था सबदा भला ने 4 लाख रुपए जमा कराने के साथ ही रिहाई की प्रक्रिया भी पूरी करवाई। सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने पर भी रिहाई नहीं हो पाने पर वकील चब्बा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी को मामले के हालात को लेकर पत्र लिखा। पीएमओ ने 17 अक्टूबर 2017 को जारी एक पत्र में वकील चब्बा को जवाब दिया कि तीनों लोगों हिना, फातिमा और मुमताज़ की रिहाई 2 नवंबर को की जाएगी।
हिना और उसके घर वालों ने जेल में जो काम किया था उसके मेहनताने के तौर पर उन्हें 1 लाख रुपए दिए गए। दोनों देशों में अमन शांति का संदेश देने के लिए संस्था ने हिना को 1 लाख रुपए की लागत से तैयार किए भारत के राष्ट्रीय झंडे तथा पाकिस्तान के झंडे वाला एक सोने का लॉकेट देकर वापस उसके वतन भेजा। अपनी रिहाई के समय पत्रकारों से बातचीत करते हुए फातिमा और मुमताज़ ने कहा कि उन्हें उस जुर्म की सज़ा काटनी पड़ी थी जो उन्होंने किया ही नहीं था। उनका कहना था कि वे पूरे तरीके से अनभिज्ञ थी कि किन लोगों ने उनके सामान में कब और कैसे यह हेरोइन छिपा कर रख दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारों को उन कैदियों को रिहा कर देना चाहिए जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं। पाकिस्तान रवाना होते समय हिना के हाथों में भारत व पाकिस्तान के फ्लैग थे जो दर्शा रहे थे कि उसके दिल में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक जैसा ही सम्मान है। इसलिए हिना कहती है कि जेल के सभी अंकल मुझे प्यार करते हैं। हिना को पढ़ाने वाली टीचर राजबीर कौर एवं सुखजिंदर सिंह हेर कहती हैं कि हिना बहुत मीठी और प्यारी बातें करती है। जेल में जन्म होने के चलते जेल प्रबंधन भी उसे बहुत प्यार करता था। अमृतसर जेल से रिहाई के बाद हिना और उसकी माँ फातिमा अटारी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी कि बच्ची ने पूछा, अम्मी क्या हमें अब्बू लेने आएंगे? सवाल सुनकर एक बार फिर फातिमा चुप हो गई और फिर बोली, बेटा कौन आएगा हमें लेने के लिए? हिना भी अपनी माँ का यह उत्तर सुनकर चुप हो गई और उसके कदम बॉर्डर की ओर बढ़ गए। यह सवाल जवाब सुनकर एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा और उनके आसपास चल रहे लोगों की भावुकता बस आंखें छलक आई। वहीं दूसरी ओर जिस हिना को भारत के लोगों ने पलकों पर बैठाया था, उसी हिना ने जब बाघा बॉर्डर पर पाक के जियो टीवी पर भारत को अच्छा कहा तो पाकिस्तान को इतना बुरा लगा कि चैनल के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। जियो न्यूज़ टीवी चैनल ने हिना का स्पेशल इंटरव्यू बाघा बॉर्डर पर लिया तो पाक हुकूमत ने भारत को अच्छा बताने पर यह कार्रवाई की थी। खास बात यह थी कि अमृतसर सेंट्रल जेल में सन 2006 में पैदा हुई हिना जब पाकिस्तान लौटी तो पाक की खुफिया एजेंसी पूरे परिवार को मीडिया से दूर रखकर रात 10 बजे तक पूछताछ करती रही। हिना पाक मीडिया से कहती रही, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। रात करीब 12 बजे हिना अपने घर पहुंची तो वहां सैकड़ों की गिनती में देश विदेश के मीडिया कर्मी मौजूद थे। अधिकांश मीडिया कर्मी हिना से सवाल पूछ रहे थे कि भारत ने उन्हें क्यों कैद रखा, उसका क्या कसूर था। लेकिन हिना पाक मीडिया से यही कहती रही कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, उसे जेल में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। जेल स्टाफ उसे बिटिया हिना कहा करता था। जेल से रिहा होने के बाद हिना काफ़ी खुश नजर आई। वहीं उसकी मां फातिमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया और कहा कि मोदी साहब ने मामले को खास तौर पर लिया और इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, ये है एक कहानी प्रेरणा देने वाली भी है और सवाल आता है कि क्या आम जनता भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग नज़रों से देखती है? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता एक दूसरे के लिए दुश्मनी रखती है? बिल्कुल भी नहीं। आम जनता में सिर्फ और सिर्फ अपनापन होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन दोनों देशों में कलेश पैदा करता है या इन दोनों देशों के बीच में दीवार खड़ी करता है, वो कौन है? और मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो दोनों देशों में एक दरार खड़ी करता है। अगर पॉलिटिक्स ना हो तो शायद आम जनता वहाँ की भी वैसी ही है जैसी हमारे देश की है। वहाँ भी उतना ही प्यार है जैसा कि हमारे देश में है और वहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे हैं जैसे कि हमारे देश के हैं। क्योंकि आम जनता को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। आम जनता को बॉर्डर समझ नहीं आते। आम जनता को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत समझ आती है। लेकिन पॉलिटिक्स है जो अपनी रोटियां सेकने के लिए आम जनता की दिलों में आग लगाती है। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी जो सोचने पर मजबूर करती है और सोचना भी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सब चीज़ें हम हर दिन सुनते हैं, पर गौर करने की भी ज़रूरत है
और गौर किया भी जाना चाहिए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था इस कहानी को आज सुनाने का कि आप लोग भी इस बात को ज़रूर तवज्जो दें कि जात पात ये कभी भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये हमेशा फ्रिक्शंस क्रिएट करते हैं और आपस में मतभेद करते हैं, ताकि आपस के मतभेद में फ़ायदा कोई और ही ले जाता है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आज तो कमेंट करना बनता है, क्योंकि आज की कहानी डिफरेंट है। ये कोई क्राइम की कहानी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो दोस्तों, मेरे पास एज़ यूजुअल कमेंट आया है सुषमा जी का, और उन्होंने लिखा है, हेलो मैम, सो सैड स्टोरी, रियली सैड स्टोरी। दिल दुख जाता है जब हम इस तरीके की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन हकीकत है और इससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि इनसे भी सीख लेने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं और कैसे कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सुषमा जी, एज़ यूजुअल फर्स्ट आने के लिए। इसके बाद कमेंट आया है खादिम जी का, और उन्होंने लिखा है, हाय। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही अगला कमेंट आया है मेरे पास गणपत सिंह भाटी जी का, और गणपत सिंह भाटी जी ने लिखा है, बहुत ही शानदार कहानी मधुर आवाज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच गणपत जी, और अच्छा लगा है जब आप मोटिवेट करते हैं, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे भी आप सब तक स्टोरीज पहुंचाती रहूं। इसके साथ ही मेरे पास अगला कमेंट आया है सबीना हसन जी का, और सबीना हसन जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए, और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसके साथ ही लास्ट कमेंट आया है जमीना ज़दा जी का, और जमीना ज़दा जी ने कमेंट किया है, वो जो मोहाली वाली मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको, कुलविंदर कौर वाली, उस पर उन्होंने कमेंट किया है कि मुझे तो इसमें बुढ़े से कोई ख़ास सिंपैथी है नहीं। अलग बात है, चलिए खैर जमीना जी, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। अपनी अपनी राय होती है, और बिल्कुल मैं वैल्यू करती हूँ आपके कमेंट की। और हकीकत बात में यह है कि देखिए, क्राइम किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते तो अलग हो जाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे जान से मार दें। देयर इज़ नो सोल्यूशन। तो इसलिए मेरे हिसाब से कि क्राइम से पहले सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में हुआ ही नहीं। तो तहे दिल से धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।